अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद हमाद अब्बासी। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक सब्जेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कस तो नहीं करने जा रहे, खैर पूरा उसका पास्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। जो सब्जेक्ट है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसका पास्ट पेपर यहां पर आपने देख लिया होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अब तक का सबसे लेटेस्ट पास्ट पेपर स्प्रिंग 2025 का है। ऑटम 2025 का भी आपका पेपर होगा आने वाले कुछ दिनों में। सो ले दे के सबसे लेटेस्ट पास्ट पेपर जो है वो आज की इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व होगा। 8 सवाल टोटल है इस पास्ट पेपर में। बीबीए डिपार्टमेंट 6 सेमेस्टर, आई गेस 3rd सेमेस्टर, बीएस एमबीए इन लेवलों का ये सब्जेक्ट है, उसके अंदर पढ़ाया जाता है। जहां तक बात रहेगी इस सब्जेक्ट के कोर्स की, तो इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत कोड इस्तेमाल होते हैं। लगभग 5 कोड हैं, जो 5 कोड यहां पर मैं नीचे लिख दूंगा, आप देख लीजिएगा। सबसे पहला कोड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर चलता है 8422, 8513, 5040, 5042, 9521। ये सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके कोड्स ये सारे हैं। अगर इन कोड के अंदर आप फॉलो कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको इस वीडियो की आगे फ्यूचर में समझ आई और अगर आपको समझ आया कि यार हमारे को आगे भी सवाल को या इस वीडियो को या सब्जेक्ट को लेकर के चलना चाहिए, तो आप कमेंट में बताइएगा। मैं इसके असाइनमेंट्स के ऊपर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। असाइनमेंट के भी क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। ये कंप्लीट लेक्चर होने वाले, क्लास 1 क्लास 2 नहीं होने वाली है। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, इस लेक्चर में मिल जाएगा। बाकी हम लोगों ने दीगर सब्जेक्ट की बुकों का भी ओवरव्यू और दीगर सब्जेक्ट हम लोगों ने सॉल्व भी इस चैनल पे करवाए हुए हैं। अगर कोई और सब्जेक्ट आप देखना चाहते हैं, प्री कैलकुलस, फाइनेंस, बाय द वे ये वीडियो फाइनेंस की प्लेलिस्ट के अंदर ऐड होगी। अगर आप फाइनेंस की तैयारी करना चाहते हो तो फाइनेंस की वीडियोस भी अराउंड 10 वीडियोस रिकॉर्ड हैं, वो भी आप देख सकते हो। उसी की प्लेलिस्ट में इस वीडियो को ऐड करूंगा मैं। बाकी प्री कैलकुलस, कॉस्ट अकाउंटिंग, सिंपल अकाउंटिंग और भी दीगर सब्जेक्ट को रिकॉर्ड करवाया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको ये पास पेपर चाहिए जो आप अभी देख रहे हो, सही नजर नहीं आ रहा, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। और वहां से आप आकर के मैसेज कीजिएगा, आपको एक पास पेपर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा दीगर भी वहां पर डेटा या फिर इंफॉर्मेशन दी जाती है डेली बेसिस पे, जो स्टूडेंट को क्यूरीज होती हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी, तो हम उसकी क्लियर कर देते हैं। हर छोटे मुद्दे पे वीडियो बनाना मकसद नहीं होता। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। और यहां पर आपको मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी नजर आ रही होगी। पास्ट पेपर दिखा चुका हूं, यहां पर मैंने टाइपिंग फॉर्म पे रख दिया है पास्ट पेपर। और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं। पहले आपके लिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको समझ आए ठीक तरीके से। इतना जूम ठीक है ना। अच्छा, आपका पहला सवाल है डिस्कस द discuss the primary goal of a financial management and analyze how corporate social responsibility can align with or conflict with the shareholder wealth maximization. Provide example to support your argument. हमारे को एक आर्गुमेंट देना है, इसके ऊपर जो सपोर्ट करे इस पूरे सवाल के जवाब को। सवाल आपका है कि भाई प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक, और एनालाइज करना है। पहले आपको मैं एक और चीज बता देता हूं। अकाउंटिंग के अंदर 2 या 3 चीजें होती हैं। हर पेपर में एक चीज होती है, वो होती है टाइम वेस्ट। हर सवाल पे 2 या 3 मिनट आपको वेस्ट करने हैं, पढ़ना है। दूसरा, मैथ और जो अकाउंटिंग होती है, इनके जो सब्जेक्ट होते हैं, इनको आपने पढ़ना भी बहुत गौर से होता है, समझना भी होता है, डेटा अरेंज भी करना पड़ता है, वो जो आगे मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा इसके बीच में ये है, कोई भी दुनिया वजूद का सब्जेक्ट हो, उसके अंदर आपको एक बात बखूबी पता होगी। अगर हम लोग सोशियोलॉजी का पेपर दे रहे हैं तो वहां पर ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि पहला सवाल हमारा यही पूछेगा कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, राइट। इसी तरीके से हम लोग पब्लिक रिलेशन का कोई पेपर कर रहे हैं तो वहां पर ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि पहला सवाल वो हमसे पूछेगा कि व्हाट इज सोशियोलॉजी या व्हाट इज पब्लिक रिलेशन। ये बात वो हमसे पूछेगा सवाल के अंदर, क्योंकि वो उस सवाल की बुनियादी चीज होती है। इसी तरीके से कोई और सब्जेक्ट हो आपका, उर्दू जबानों के अदब पे कोई सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका बेसिक फंडामेंटल सवाल वो पूछता है। जैसे कि सोशियोलॉजी का पेपर हो तो वहां पर वो आपसे बात पूछेगा कि भाई व्हाट इज सोशियोलॉजी एंड डिस्कस इट की कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इसी तरीके से अगर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है तो यहां पर ये चांसेस तय हो जाते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से सवाल आएगा ही आएगा। पहला सवाल, दूसरा, तीसरा आना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि डिस्कस करो कि भाई प्राइमरी गोल क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक हो गया। फिर वो बोल रहा है कि जो
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो कैसे अलाइन और कैसे कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती हैं शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए, और उसके आर्गुमेंट भी एग्जांपल भी देनी है। इंट्रोडक्शन देने सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि भाईजान फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है और उसके क्या बेसिक गोल होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक गोल यही है ना कि फाइनेंशियली कंपनी को स्ट्रॉन्ग करना, बिजनेस बढ़ाना, प्रॉफिट बढ़ाना, सेल्स बढ़ाना, अपनी रेपुटेशन बढ़ाना और धंधे को ज्यादा से ज्यादा अपने अपर लेवल पे लेकर के जाना। इसी तरीके से शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एज अ प्राइम गोल होता है। इसके बीच में कंपनी में मेन फोकस होता है शेयर होल्डर्स की प्रॉफिट वैल्यू बढ़ाना, ठीक हो गया। इसी तरीके से जो इनका कॉर्पोरेशन होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, जिसको हम लोग CSR बोलते हैं, ये कब बढ़ेंगी? जब आपके शेयर होल्डर खुश रहेंगे, जब आप इन्वेस्टमेंट ठीक करोगे, बदले में आप पैसे ठीक लोगे, बदले में आप शेयर होल्डर्स को पैसे ठीक दोगे, सो एवरीथिंग इज गुड। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कब होगा? कॉन्फ्लिक्ट वब हो जाता है आपके शेयर होल्डर के साथ जिस टाइम पे आप लोग इन्वेस्टमेंट कहीं पे कर रहे हो, पैसे नहीं आ रहे हैं आपके पास, तो पैसा नहीं है, कैश फ्लो नहीं है कंपनी के अंदर, तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से कंपनी बहुत ज्यादा चैरिटी करने लग गई है, तब भी मसला हो जाएगा। कंपनी बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स देने लग गई है, तब भी मसला हो जाएगा, क्योंकि सही से डिविडेंड मिलेगा नहीं शेयर होल्डर को, तो वहां पर पंगा क्रिएट हो जाएगा। तो यही होता है, और इसी के बीच में CSR की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करती रहे, प्रॉफिट करती रहे। वैसे जो CSR होता है ये छोटी मोटी कंपनियां धंधों में नहीं होता, बड़ी कंपनी बड़े धंधों के अंदर होता है CSR, जिसके फुल फॉर्म है हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी ये थ्योरेटिकल सवाल था आपका, इसका जवाब अगर आप खुद भी निकालना चाहते हो बुक से या फिर किसी गूगल वगैरह से, तो आप इसका प्रॉपर जवाब निकाल के, प्रॉपर हेडिंग निकाल के खुद भी याद कर सकते हो, खुद भी पढ़ सकते हो और अपने हिसाब की हेडिंग आप दे सकते हो। मेरे को सिर्फ थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना था, थोड़ा सा क्या 6 मिनट हो गए हैं ब्रीफ कर रहा हूं। ओके जी, कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके पास पेपर से लिया गया है, लेकिन ये इस तरह आपको इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि ये टाइपिंग फॉर्म पे लिखा हुआ है। बैकग्राउंड अगर नॉइस है तो उसके लिए माजरत खा हूं मैं। XYZ Corporation has a current asset $8 lakh and a current liability of a $4 lakh. Purpose to strategies to optimize its working capital, business risk and profitability. सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि भाई XYZ कॉर्पोरेशन का जो करंट एसेट है वो क्या है? $8 लाख। उसकी जो करंट लायबिलिटीज हैं वो है $4 लाख की, और वहां पर हमारे को 2 स्ट्रेटेजीज बतानी है जो कि वर्किंग कैपिटल बैलेंस, रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी को ऑप्टिमाइज करें। ठीक हो गया। सवाल बोल रहा है अपने वर्किंग कैपिटल बेहतर मैनेज करें, यानी कि ऑप्टिमाइज करें, रिस्क और प्रॉफिट के दरमियान में बैलेंस बनाएं, ये हमसे सवाल पूछ रहा है। कंपनी के पास शॉर्ट टर्म पैसा, एसेट वर्सेस लायबिलिटी, ठीक है। अब बताना है कि वो इससे और एफिशिएंटली कैसे और किस तरीके से ज्यादा रिस्क, यानी कि रिस्क वो कम ले और प्रॉफिट वो ज्यादा ले, यानी कि रिस्क उसके पास कम हो और उसके पास जो प्रॉफिट हो वो लूज ना हो। अच्छा, सवाल इसके बीच में जो ऊपर वाली 2 लाइनें हैं वो थोड़ी सी न्यूमेरिकल हैं। थोड़ी सी न्यूमेरिकल से मींस दैट ये है कि हमारे करंट एसिड हो गए, थोड़ा सा लिखने के लिए बोल रहा हूं। करंट एसिड आप लिख लोगे 8 लाख, करंट लायबिलिटीज आप लिख लोगे 4 लाख, आपस में दोनों माइनस हो गए तो रह गया 4 लाख। 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, 8 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख हो गया, तो आंसर आ जाएगा 2.0। तो कंपनी की जो फाइनेंशियल है ना, जो फाइनेंशियल स्टेज पे वो कंपनी ठीक है, 2.0 का आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग नहीं आ रहा, तो कंपनी चल जेंग हो रही है, कंपनी के अंदर कोई मसला नहीं है। लेकिन वो बोल रहा है कि ऑप्टिमाइज कैसे करें, बढ़ाएं इसको कैसे, तो उसके ऊपर वो बोल रहा है कि कंपनी को कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए जिसके बीच में अगर मैं अपने कोई 2 आर्गुमेंट आपको देना चाहूं, वैसे आप इस सवाल को किसी भी जगह पे लिख सकते हो और वहां से आप अपने हिसाब की हेडिंग्स निकाल सकते हो। लेकिन आप मेरी बात करो तो उसके बीच में क्या है भाई, अकाउंट रिसीवेबल सिस्टम होना चाहिए, कंपनी को अपना पैसा कलेक्ट करना चाहिए, लोगों से पेएबल मूवमेंट निकालनी चाहिए, जितने भी लोगों को पैसा देना है उससे पैसा कंपनी फटाफट ले। इसी तरीके से पेएबल मैनेजमेंट भी होनी चाहिए इसके बीच में। लेट से कंपनी कोई माल खरीदती है तो जरूरी नहीं है कि अभी पैसा दे दे, उसको बोले कि जरा हमारे को दो, जैसे पाकिस्तान चलता है, पाकिस्तान भी पेएबल मैनेजमेंट सिस्टम ही लेकर के चल रहा है कि तेल दे दो, पैसे बाद में तुम्हारे को दे देंगे।
तो इसी तरीके से जो कंपनी होती है वो अपने रिसीवेबल जल्दी से जल्दी कलेक्ट करे, पेएबल को एफिशिएंटली मैनेज करे, कस्टमर से जल्दी पेमेंट ले और डायरेक्टली उसको डिस्काउंट ऑफर करे, सप्लायर्स को पेमेंट थोड़ी सी डिले दे और कैश फ्लो मेंटेन करे। इससे बेनिफिट ये होगा कि कैश फ्लो इंप्रूव होता है और रिस्क बैलेंस ज्यादा डिले से सप्लायर रिलेशनशिप अफेक्ट हो सकता है। लेट्स से अगर आप उसको पैसे लेट देते हो तो इधर प्रॉब्लम भी हो सकती है कि सप्लायर थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है, लेकिन यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी सेट चलती है। इसी तरीके से इसका दूसरा अगर मैं आपको आर्गुमेंट देना चाहूं, क्योंकि उससे दो मांगी एग्जांपल्स, प्रोवाइड ऑप्टिमाइज द, हाँ, टू स्ट्रेटेजीज उसने मांगी है आपसे। दूसरी स्ट्रेटेजीज के बीच में हो सकती है एफिशिएंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट। कंपनी को अपनी इन्वेंटरी लेवल कंट्रोल करना चाहिए ताकि अननेसेसरी स्टॉक होल्ड ना हो। ठीक है, अननेसेसरी स्टॉक है उसको हम लोग होल्ड क्यों करें, जो रेलिवेंट है, जो जरूरत का स्टॉक है वो होल्ड हो ना, वैसी खामा पीली में कोई और स्टॉक हम क्यों होल्ड करें। इसी तरीके से इसके बेनिफिट क्या है, कैश फ्री होता है और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। जब लोकल स्टॉक निकल जाएगा, बेहतर स्टॉक होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। इसी तरीके से कैश फ्री भी हो जाएगा और इसका रिस्क बैलेंस क्या हो जाएगा, रिस्क स्टॉक आउट से बढ़ने के लिए प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है। जब भी आप स्टॉक आउट से बचते हो तो उसके लिए आपकी जो प्रॉपर प्लानिंग होती है कि ये स्टॉक निकल रहा है, ये स्टॉक निकालना है, ये स्टॉक कंट्रोल करना है, तो उसके लिए आपकी प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। ये दो आर्गुमेंट आपको मैंने दे दिए हैं जस्ट टू सेक फॉर द आर्ग्यूमेंट, अगर आपको रखने हैं। बाकी आप अपने हिसाब से कंप्लीट जवाब निकालोगे, जाहिर सी बात है इतनी कहानी आप नहीं लिखोगे, इससे ज्यादा आपको हेडिंग बनानी पड़ेगी। अच्छा जी, आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर मेरा खुल चुका है, यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ सकते हो। लिखा हुआ है अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स अ $2 lakh इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड जनरेट्स एनुअल कैश फ्लो इट 60,000 फॉर 5 ईयर। अब यहां पर अकाउंटिंग के अंदर क्या है, यहां पर डॉट लगा देंगे हम, खुद डॉट है या नहीं वो कल डिस्कस करेंगे, लेकिन डॉट लगाएंगे हम लोग यहां पर। अब सवाल को क्रैक करेंगे। सवाल बोल रहा है कि प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड, यानी कि कोई प्रोजेक्ट है वहां पर रिक्वायर्ड है 2 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट, स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट, और वो ये बोल रहा है कि एनुअल जो उसका कैश फ्लो होगा वो $60,000 का होगा। कितने तक, 5 साल तक। अच्छा, आगे क्या बोल रहे हैं, आगे वो बोल रहे हैं द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%, डॉट लगा दिया, यहां पर हम खुद डॉट लगाएंगे। आगे फिर हम दोबारा बोलेंगे कि यार सवाल ने डेटा तो दे दिया, करना क्या है, तो वो बोल रहा है कैलकुलेट एनपीवी एंड आईआरआर शुड द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड। हमारे को कैलकुलेट करना है एनपीवी और आईआरआर, और एंड में हमारे को अपना मौकिफ भी देना है, क्या ये वाला जो हमारा सेटअप है वो हमारे को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, मेरा लैपटॉप की स्क्रीन नहीं ठीक चल रही है, मैंने पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी, काफी देर तक चलती रही, लेकिन वो लैपटॉप ही ऑफ हो गया, बैटरी डाउन हो गई, तो दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए। अच्छा, अकाउंटिंग के अंदर मैंने जैसा आपको नहीं बताया तो दोबारा बता दूं, अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स के अंदर अरेंज डेटा करना कंपलसरी है। डेटा अरेंज नहीं करोगे तो कंफ्यूज होगे, सवाल का जवाब गलत दे के आओगे, बेशक सवाल आता भी हो। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 का नीचे मैंने डेटा अरेंज कर लिया है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख की है, एनुअल कैश फ्लो $60,000 का है, $60,000 का है हर साल आने वाला पैसा, टाइम है 5 साल का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 8% रिक्वायर्ड रिटर्न्स की। एनपीवी हम लोग निकाल लेते हैं, आईआरआर निकालना है। एनपीवी की स्टैंड फॉर क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, पीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर्स 8% 5 साल के टाइम पे, इज इक्वल टू, यहां पर आ गया हूं मैं, इज इक्वल टू 3.9927। सवाल ये है 3.9927 कहां से आया, प्रेजेंट वैल्यू का यहां पर फार्मूला लगा दूंगा मैं एनओटी का, यहां पर फार्मूला लग जाएगा। जब प्रेजेंट वैल्यू एनओटी के अंदर आप वैल्यूज पुट करोगे, कौन सी, एक टाइम वाली, टी की जगह टाइम आ जाएगा, आर की जगह 0.8% आ जाएगा। जब आप वैल्यू पूरी सॉल्व करोगे फाइनल आंसर निकल के आएगा 3.9927। सो यहां पर हम लोग पीवी हमारे पास ऑफ इनफ्लो कितना आ गया, $60,000 का, जो आएगा हमारे पास इस इन्वेस्टमेंट के बाद, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इसके साथ, तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा 2,39,562, यानी कि फ्यूचर कैश का आज की वैल्यू ये निकल के आ गई। अब कहानी को यहां पर आप पोस्ट कर लो, थोड़ा सा चलो पीछे। सवाल के अंदर इन्वेस्टमेंट कितने की थी, सवाल के अंदर इन्वेस्टमेंट थी $2 लाख की। ऐसे ही मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूं,
ये देखो $2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी। एनपीवी कितना निकल रहा है हमारा? एनपीवी हमारा निकल रहा है 2,59,562 का। ऐसा ही है। तो अगर ये हमारा निकल रहा है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हम तो प्रॉफिट में चल रहे हैं। 59,562 का हमारा तो प्रॉफिट चल रहा है। तो जो अगर हमारा प्रॉफिट चल रहा है तो एनपीवी हमारा पॉजिटिव है, प्रॉफिट में आता है। इसकी वजह क्या है? अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख की हो और एनपीवी जब आप कैलकुलेट करोगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर निकलता है $2,01,000। सो दैट इज मीन वो पॉजिटिव है, प्रॉफिटेबल है। $1 का आपको फायदा हो रहा है इसके बीच में। सो एमपीवी हमारे यहां पर क्या हो गया? प्रॉफिटेबल हो गया। अब उससे बोला कि आईआरआर को भी कैलकुलेट करो और एंड में हमारे को बताना है क्या ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है या नहीं। आ जाओ इसके ऊपर भी। आईआरआर किसको हम लोग बोलते हैं? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स को। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स के ऊपर आ जाए 2 लाख इज इक्वल टू 60 लाख मल्टीप्लाई बाय पीवी, और यहां पर आ गया एएफ आ गया, यानी कि वही प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फाइनेंशियल। ये एफ को पता नहीं क्या पढ़ते हैं, मैं भूल गया हूं। तो यहां पर ये इक्वल के इस तरफ आ गया, यहां पर हमने 2 लाख लग दिया, ये हम लोगों ने 60,000 कर दिया और आपस में डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3.333, रिक्वायर्ड फैक्टर आ गया हमारे पास। ऐसा ही है। अच्छा भाई, नीचे हम लोगों ने ये इसकी समझ आई है ना आपको? 2 लाख डिवाइडेड बाय 60,000 इज इक्वल टू 3.33। अच्छा, अब आपका सवाल ये होगा कि सर जी यहां पर आपने ये कहां से लेकर के आ गए हो? 15.3% रिटर्न कहां से लेकर के आ गए हो? इसका जवाब दे देता हूं। जब आप गूगल पे जाओगे, आप जाकर के लिखोगे आईआरआर, यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स 3.333 परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज की जब आप वैल्यू निकालोगे तो आंसर आएगा 15 to 16। अब ये किस पे फॉल कर रहा है? 3.333 पे। बॉक्स क्या है? 3.352 या फिर 3.274। क्या ये 3.274 पे फॉल कर रहा है? नहीं। क्या ये 3.352 पे फॉल कर रहा है? नहीं, ये तो बीच में फॉल कर रहा है। तो ये 15 या 16 के बीच में आ रहा है। दैट्स व्हाई जस्ट टेक इट 15.3% रिटर्न। समझे हो? यहां पर से आप लोग जब फाइनल डिसीजन के ऊपर आओगे तो फाइनल डिसीजन पे आने के बाद आप क्या बोलोगे? एनपीवी इज इक्वल टू 39,562 प्रॉफिट, और आईआरआर कितना था? 15.3, ग्रेटर देन 8% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आज उसके ऊपर के सर जी आपको कैसे पता चला इस बात का कि 15.3% जो है वो ठीक है और मैं इसको एक्सेप्ट भी कर लूं, क्यों ले लूं इस प्रोजेक्ट को? तो उसका जवाब ये है, जब आप सवाल के स्टार्ट में थे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था? 8% का। आंसर कितना निकला? 15.3 का। तो वो ग्रेटर देन 8% हो गया। दैट्स व्हाई हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अगर तो ये आ जाता 7 पॉइंट समथिंग तो ये लेस देन हो जाता, तो हम इसको रिजेक्ट कर सकते थे। सो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 आई होप सो आपका बंद हो गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डिसीजन का भी ले लो, और यहां पर से आप लोगों को अगर लेना है तो आईआरआर का भी ले लो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स का। यहां से अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एमपीवी का भी ले लो, और अरेंज डेटा तो मैंने लिया हुआ ही है स्क्रीनशॉट, आई होप सो। ओके जी, कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब आप लोग चलोगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बोल रहा है? एबीसी कॉर्पोरेशन टेक अ 1 लाख loan at 8% annual interest, repayable over 5 year with yearly payment। एबीसी नाम की कॉर्पोरेशन कंपनी ने लिया 1 लाख का लोन 8% के एनुअल इंटरेस्ट रेट के ऊपर, जो पेएबल है कितने में? 5 साल में। ईयरली पेमेंट होगी। कैलकुलेट, पहला क्या करना है? कैलकुलेट द एनुअल पेमेंट अमाउंट यूजिंग द लोन एम्प्रोटाइजेशन फार्मूला। amortization formula, prepare an amortization schedule for the first 2 years showing a principal amount, interest amount या जो भी है and a remaining balance। तीसरा पूछ रहा है डिटरमाइन द टोटल इंटरेस्ट पेड ओवर द लोन टर्म। ठीक हो गया। सवाल आपको बोल रहा है 1 लाख का लोन ले लिया 8% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर, 5 साल के अंदर पूरा करना है। सवाल ये बोल रहा है 2 साल का डेटा मुझे बता, जिस डेटे का ना प्रिंसिपल वैल्यू इंटरेस्ट और मेरे को रिमेनिंग बैलेंस भी बता कितना बचा हुआ है, और एंड में वो मेरे को बोल रहा है कि कितना लोन मैंने दिया है। और मेरे को एक और बात भी बोल रहा है कि एम्प्रोटाइजेशन का फार्मूला यूज करके मेरे को ये बता कि एनुअल पेमेंट कितनी निकलती है।
बहुत इजी सवाल है, बाय द वे पेपर में इस टाइप का सवाल आता है। अच्छा जी, यहां पर हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, एनुअल पेमेंट लोन एम्प्रोटाइजेशन फार्मूला। फार्मूला ये है जी, ठीक हो गया, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। फार्मूले के अंदर आप लोग पुटिंग कर लोगे, ये रही रिकग्नाइजेशन, जहां से आप रिकग्नाइज करके डाल सकते हो पी क्या है, आर क्या है, एन क्या है। इसी तरीके से जब आपका फाइनल जवाब निकल के आएगा, आप एनुअली पेमेंट उस बंदे को कर रहे हो या बैंक को कर रहे हो, हर साल इतना पे करना होगा। कितना भाई? $25,045 आपको पे करने पड़ेंगे। अब आ जाओ भाई सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर 2 पे, कि मेरे को 2 साल का जरा डेटा भी निकाल के दिखा कि प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी, इंटरेस्ट कितना होगा, रिमेनिंग बैलेंस रह कितना जाएगा मेरा किसका, लोन का। तो फर्स्ट ईयर का कर लो, ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1 लाख का सवाल में मेंशन है। इंटरेस्ट कितना है हमारा 8% का। तो यहां पर जब लोग आप लोग 8,000 को 1 लाख को मल्टीप्लाई करोगे 8% से, तो निकल जाएगा आपका 8,000। और पेमेंट कितनी हो रही है, पेमेंट हमारी हो रही है 25,065, जो अभी निकाला था हम लोगों ने, ये ऊपर की तरफ यहां पर निकाल लिया था। उसके बाद बोल रहा है कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट भी निकालनी है, तो यहां पर जितनी पेमेंट की वो डाली, हमारा इंटरेस्ट कितना निकला वो डाला, आपस में माइनस किया तो 17,045 हमारी प्रिंसिपल अमाउंट निकल रही है। क्लोजिंग बैलेंस कितना रह गया, 17,045 को माइनस किया 1 लाख में से, तो 42,955 रुपए हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। उसने मतलब 2 साल का निकाल के दे, दूसरे साल का ले लेते हैं, 42,955 रुपए ले लिया। इंटरेस्ट कितना लगेगा, 6,636 रुपए का। कैसे? 42,955 को मल्टीप्लाई करो 8% से, तो निकल के आ जाएगा 6,636। और पेमेंट कितने की हुई थी, पहले मैंने बताया था 25,045 रुपए की। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हो जाएगी अब यहां पर, 18,409 रुपए की, क्योंकि यहां पर हमने टोटल पेमेंट और वहां से हम लोगों ने इंटरेस्ट को माइनस किया, तो आंसर आ गया 18,409। और क्लोजिंग बैलेंस आ गया 64,576 रुपए, 45-46 रुपए। ठीक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना। टोटल इंटरेस्ट के ऊपर आ जाओ, 5 साल के अंदर भाई कितनी पेमेंट होगी, यानी कि टोटल इंटरेस्ट कितना लग के जाएगा, ये पूछ रहे हैं हमसे। सो टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल पेमेंट माइनस लोन। टोटल पेमेंट कितनी हो गई हमारी, पहले सबसे पहले जो हम लोगों ने यहां पर डिफाइन किया था 25,045, टाइम कितना है 5 साल का, यानी कि हर साल 25,045 रुपए निकलेंगे, यानी कि डॉलर निकलेंगे। 5 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल लोन के साथ इंटरेस्ट कितना लगेगा, 25,225 रुपए। तो लोन हमारा हो गया 1 लाख का, और टोटल इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया, 25,225 रुपए। सो फाइनल आंसर क्या है, एनुअली पेमेंट हम कितनी करेंगे उसको, 25,045। फर्स्ट ईयर का क्लोज बैलेंस कितना था, 42,955। सेकेंड ईयर का हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 64,576 नहीं 46। और टोटल इंटरेस्ट कितना था, 25,225 रुपए का इंटरेस्ट हम लोगों ने उस बंदे को या बंदी को या उस बैंक को हम लोगों ने पे किया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लोज हो गया, बहुत इजी था। और गला भी मेरा दुख गया है, मैं जरा पानी पी लूं। सो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, एयर नंबर 1 का, एयर 2 का। नीचे आप लोग इंटरेस्ट 5 साल का जो इकट्ठा निकाल के हम लोगों ने बता दिया, यहां से आप फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले लो, डेटा इस तरीके से अरेंज कर लेना। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। मैं पानी पी लूं जरा। स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग आ गए हैं, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग नजर आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोल रहा है, एन इन्वेस्टर होल्ड अ पोर्टफोलियो विद 2 स्टॉक्स। एक इन्वेस्टर है और वो होल्ड कर रहा है 2 स्टॉक को, ठीक है, 2 स्टॉक है उसके पास, ठीक हो गया। और एक उसका स्टॉक है एक्स और एक स्टॉक उसका है वाई। एक्सपेक्टेशन रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न है 12% का, स्टैंडर्ड डिवीजन है 15% का, वेटेज है 6% का। स्टॉक वाई का है एक्सपेक्टेड रिटर्न है 8% का, स्टैंडर्ड डिवीजन है 10% का, वेटेज है 40% का। तो कोरिलेशन, the correlation of a coefficient between the stock is 0.3, ऑलरेडी लो है ये। कैलकुलेट द पोर्टफोलियोज एक्सपेक्टेड रिटर्न, पहला। कंप्यूट द पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क, दूसरा। इंटरप्रिटेट द इंपैक्ट ऑफ कोरिलेशन ऑन डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स। ठीक हो गया, ये आपसे सवाल 3 चीजें पूछ रहा है।
अच्छा भाई, सवाल आपसे ये पीछे पूछ रहा है, स्टॉक एक दूसरे के साथ, हाँ स्टॉक एक दूसरे के साथ मूव करते हैं कि नहीं, या एक दूसरे के ऑपोजिट जाते हैं, इसका क्या रिस्क ज्यादा होता है, क्या रिस्क ज्यादा नहीं होता, ये आपका पॉइंट नंबर 3 आपसे पूछेगा। थोड़ा सा थ्योरेटिकल, ये न्यूमेरिकल नहीं है। शुक्र है वो नीचे मैंने सॉल्व किया हुआ था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाएंगे। बड़ा ही इजी है, बहुत पहले मैंने करवाया था शायद कॉस्ट अकाउंटिंग के दौर पे, और ये प्री कैलकुलस के दौर पे अंदर भी ऐसा सवाल आया था। स्टैंडर्ड डेविएशन के बहुत सवाल आते थे। रेंज डेटा हो गया, स्टॉक एक्स रिटर्न हो गया 12% से, और स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया 15% से। स्टैंडर्ड डिविएशन निकलता ही निकलता है हमारा पहले रिटर्न्स के बाद, ये बात याद रखना। वेडीज हो गया हमारे पास 0.6, दूसरा हमारे पास ये सवाल में मेंशन है, और कोरिलेशन हमारा कितना है, P इज इक्वल टू 0.3 सवाल में मेंशन है। नीचे आ जाओ भाई, पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न रिक्वायरमेंट नंबर 1 के ऊपर, ये इसका फार्मूला है, देख लीजिएगा। फार्मूले के अंदर ये सारी चीजें हम लोगों ने पुट कर दी। WX क्या है हमारे पास 0.6, सवाल ये है 0.6 हमारे पास कहां से आया है, तो WX ये रहा, WY ये रहा, SDX ये रहा, SDY ये रहा, और इस तरीके से रिटर्न ये रहा X, और रिटर्न ये रहा हमारे पास। ठीक हो गया। सो WX 0.6 आ गया, और R हमारे पास जो रिटर्न था वो X वाले का कितना आ गया, 12% का आ गया। WY हमारे पास कितना आ गया, 0.4 का, जो हमारा 40% था, और RY कितना आ गया हमारा 8% का। सवाल ये है कि 8% और 12% कहां से लिया, दोबारा सवाल दिखाता हूं आपको। ये रहा 12% R, ये रहा 8% R, एक दफा X का एक दफा Y का। अच्छा भाई दोबारा बता देता हूं, ये फार्मूला था, ये सारी हमने मल्टीप्लिकेशन प्लस बीच में प्लस का साइन लगाया, इसका आंसर निकला, दोनों का आपस में प्लस कर दिया, तो आंसर आ गया 10.4। अच्छा भाई, पोर्टफोलियो 2, अब हमारे को स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। जब भी स्टैंडर्ड डिविएशन का सवाल आएगा, सवाल को ऊपर सॉल्व किया, स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे निकालना है। स्टैंडर्ड डिविएशन का ये फार्मूला है, इस सवाल के बीच में स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर रूट है। अच्छा भाई, ये जितनी भी वैल्यू है ये ऊपर पावर 2 है इसकी, जोन जोन सा भी आपको नजर आ रहा है, उसको यहां पर हमने उठा के पुट कर दिया। जब हम लोगों ने पुट कर दिया सारे को, तो आंसर ये निकल के आ गया स्क्वायर रूट के साथ, और स्क्वायर रूट जब हम लोगों ने इस वैल्यू का खोला तो आंसर आ गया 0.131, तो इज इक्वल टू कितना परसेंटेज में बन गया, 13.1% ये बन चुका है। ये रहा फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये वैल्यूज इसमें से हम लोगों ने निकाली 1 बाय 1 करके, आप पुटिंग करके देख सकते हो, यही जवाब निकलेगा। वैसे ये अप्रोक्सीमेट जवाब होता है, 13.1 निकले, आपका 13.3 निकल जाए तो परवाह नहीं है। अच्छा भाई, कोरिलेशन इंटरप्रिटेशन 0.6 पॉजिटिव, 0.3 पॉजिटिव है बट लो है इसके बीच में, ये वाली लाइंस आप खुद पढ़ लीजिएगा। मतलब ये क्यों होता है, ये आपका सवाल ही इसलिए होता है कि अगर स्टॉक मूव कर रहा है तो आपस में खराब तो नहीं हो रही है, आपस में बहुत ज्यादा दूर तो नहीं जा रही है, इसलिए चेक किया जाता है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न 10.4 है, रिस्क हमारे पास कितना है 13.1 है, और यहां पर मैनेडेट रेट डिवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स। ठीक हो गया। सो यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी बंद हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेने हैं तो। मैं स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर दूं, आप जूम कर सकते हो। ये पोर्टफोलियो 1, ये स्टैंडर्ड डिविएशन 2, ये जवाब निकल के आ गया, और ये आपका कोरिलेशन जिसके बारे में आप खुद डिटेल में याद करके जाना, मैं पहले बतला रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट द इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ के बारे में लाजमी सवाल आना चाहिए, आता है। फॉर अ रिटेलर विद, सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कैलकुलेट करो इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी को। इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी कब होती है, जब बात क्वांटिटी की हो जाती है। एनुअल डिमांड है भाई 10,000 यूनिट्स की, एक दुकान वाला है उसके पास एनुअल डिमांड है 10,000 यूनिट्स की। ऑर्डरिंग कॉस्ट है उसकी 50 पर ऑर्डर की, होल्डिंग कॉस्ट है उसकी 2 पर यूनिट की या स्लैश एयर की। वो ये बोल रहा है कि यार एक रिटेलर किस तरीके से अपनी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, या फिर मतलब जो सामान रखना है, जो उसको रखना है, होल्डिंग कॉस्ट है, उसको कैसे वो कम से कम करे, राइट। मतलब कैसे वो कम समय के अंदर एक किस्म का ज्यादा पैसा कमा सके। जब डिमांड उसके पास 10,000 यूनिट की होगी, और जब उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 पर डॉलर की होगी, जब उसकी जो ऑर्डर की कॉस्ट आ रही है वो $50 पर यूनिट की आ रही है, तो वो ऐसा कौन सा अमल करे कि डिमांड भी पूरी हो, ऑर्डर भी पूरा हो, लेकिन पैसा कम खर्च हो। ये सवाल आपसे खुले अल्फाजों में पूछना चाह रहा है। ठीक हो गया। अच्छा भाई, अफेक्टिव
स्टॉक बिहेवियर सेम डिफरेंट नहीं, ये नहीं है। 10,000 यूनिट हर साल डिमांड की जाती हैं, यानी कि, और 50,000 पर ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर लगने की कॉस्ट क्या है, 2% यूनिट पर ईयर की होती है, यानी कि स्टॉक रखने की कॉस्ट पड़ती है। अब हमारे को ये कैलकुलेट करना है बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, जैसे कि ऑर्डर कॉस्ट कम हो, होल्डिंग कॉस्ट कम हो, टोटल कॉस्ट मिनिमम निकल के आए, वही जो मैंने आपको पहले बात बताई। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर हम लोग आ गए, सोल्यूशन ऑफ ईओक्यू के ऊपर आ गए। सबसे पहले गिविंग डेटा हम लोगों ने बना दिया, डी यहां पर क्या आ गया, एनुअल डिमांड आ गई 10,000 यूनिट, सवाल में मेंशन है। ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई एस, सवाल में मेंशन है $50 पर ऑर्डर। होल्डिंग कॉस्ट एच आ गई, यानी कि स्टॉक को होल्ड करके रखना अपने पास साइड पे या कहीं पर इन्वेंट्री पे या फिर अपने गैराज में, उसकी $2 पर यूनिट की कॉस्ट लगती है उसको। ये फार्मूला आ गया है ईओक्यू का, दिमाग में उतार लेना, ये फार्मूला होता है ऑर्डरिंग, नहीं सॉरी, आई एम सॉरी नहीं, ये होता है फार्मूला आपका, क्या पढ़ रहा था इसको पहले में, मैं भूल गया हूं। एक सेकंड, जब तक हम देखेंगे नहीं आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये होती है आपकी इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी का फार्मूला है EOQ इज इक्वल टू 2√D एस डिवाइडेड बाय H। अब आपको पता है D क्या है, S क्या है, H क्या है, 2 का 2 रहेगा, आपस में मल्टीप्लीकेशन हुई, 2 से डिवीजन हुई, नीचे आकर के आपका आंसर आया 5 लाख का, 5 लाख का स्क्वायर रूट खोला, और EOQ यानी कि आपके पास इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी आ गई, 707 यूनिट्स की, अप्रोक्सीमेटली 708 भी हो सकता है, 707.1 भी हो सकता है। सो यानी कि वो जो बंदा है या बंदी है या फिर वो रिटेलर है, उसको जो ऑर्डर लेना चाहिए वो लेना चाहिए, उसकी डिमांड जो है वो बेशक 10,000 की है, तो उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट जब वो मेंटेन मिनिमम करके रखेगा तो उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट रखनी चाहिए अपनी 707 यूनिट्स की। जब वो 707 यूनिट्स की ऑर्डरिंग कॉस्ट रखेगा तो सारी चीजें उसकी एक्यूरेट चलेंगी। अब समझ गए हो आप बात को? सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी मैं भूल गया, ये स्क्रीनशॉट ले लिया फार्मूले का, डेटा अरेंज हो गया, नीचे आके फार्मूला सॉल्व हो रहा है, आराम सुकून से करो, ये रहा सॉल्व हो रहा है यहाँ पर, और यहां पर से सॉल्व हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलो। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत जरूरी है, आता है असाइनमेंट में भर भर के इसके सवाल हैं। ओके, बॉन्ड के बारे में सवाल आपका आएगा, थ्योरेटिकल भी आना चाहिए, वैसे इसमें नहीं है लेकिन आना चाहिए। सवाल ये बोल रहा है, अ बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख $1,000, a 5% annual coupon and 10% year to maturity is proceed at 950. Calculate its yield to maturity YTM and explain whether the bond trades at a discount, par or premium. सवाल ये है कि कंपनी स्टॉक निकाल बॉन्ड की फेस वैल्यू निकाल रही है $1,000 की, ठीक हो गया। आपने $1 ले लिया भाई, और एक स्टॉक शेयर ले लिया भाई, 950 का मार्केट से मिल गया, 950 का आपको एक स्टॉक में एक शेयर मिल गया मार्केट का, कंपनी ने लॉन्च किया 1,000 का, और आपको एनुअल कूपन उसके ऊपर मिल रहा है 5% का। कितने टाइम के लिए? 10 साल के बाद मिलेगा। आपको कैलकुलेट क्या करना है? YTM, और एंड में एक्सप्लेन करना है कि ये जो आपको शेयर मिला है ये आपको डिस्काउंट प्राइस पे मिला है, पार प्राइस पे मिला है, या प्रीमियम प्राइस पे मिला है। मैंने 1,000 का शेयर निकाला, आपको 950 का मिला, 5% एनुअल कूपन के ऊपर 10 साल के लिए। अब आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि 1,000 का लेते 950 का बेनिफिट है, यानी कि जब आपने 950 का लिया तो वो डिस्काउंट पे मिला, पार पे मिला, या प्रीमियम पे मिला, ये आपने मुझे एंड में बताना है। बहुत इजी सवाल है, आता है स्टॉक का, याद करके जाना, YTM के फार्मूलास को, काम 25 हो जाएगा आपका। YTM का फार्मूला यहां पर आ जाओ भी, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 7 के ऊपर। गिविंग डेटा ये रहा, 1 मिनट लगा के इसको चेक करो। फेस वैल्यू कितनी हो गई है? $1,000 की, सवाल में मेंशन है। कूपन रेट कितना है? 5% का। कूपन कितना हो गया? $50 पर ईयर का। क्या कैसे हो गया ये? यहां पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 को 10 के साथ तो आ जाएगा आपका।
अच्छा भाई, उसके बाद टाइम हो गया 10 साल का, प्राइस आपकी होगी 950 की जो आपको मिल रही है। YTM कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं, ये इसका फार्मूला है, नॉट जस्ट दैट, ये भी इसी का ही फार्मूला है। YTM C प्लस F माइनस P डिवाइडेड बाय N डिवाइडेड बाय F प्लस P डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला है आपका पूरा। ये रहा C, ये रहा F, ये रहा P, ये रहा N, पुट कर देना। पुट हो गया जी, कैलकुलेट कर लेते हैं। 50 प्लस ये आप देख लीजिएगा, स्लो करके आप देख लीजिएगा, बेशक इसमें कोई वैसे मिस्टेक कोई तो नहीं है, मैंने बार बार कैलकुलेटर से दोबारा चेक कर लिया, कोई मिस्टेक नहीं हुई है। 50 प्लस ये 50 बाद पे अलग है, नीचे है, ये इसके साथ नहीं है, लेकिन यहां पर ये लाइन नहीं थी आ रही वर्ड में, ये 50 अलग है, ठीक है। अच्छा, 1000 माइनस 5950, उसके बाद नीचे रह गया हमारे पास यहां पर क्या 10 रह गया। ओके, अब इसको हम इन दोनों को जो भी प्राइस हमारे पास बची 50, उसको हम लोगों ने कर लिया इससे डिवाइड। जब इससे हमने डिवाइड किया तो आंसर आ गया 5 यहां पर, ऐसा ही है। इसके साथ ये जो 50 था वो यहां पर आ गया। 1000 और 950 को आपस में प्लस करके 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया ये। इन दोनों को आपस में प्लस किया तो आंसर आ गया ये वाला आंसर डायरेक्ट आ गया नीचे। जब ये नीचे आ गया तो आपस में डिवाइड किया तो आंसर निकल के आ गया 5.64। तो हमारे पास फेस वैल्यू कितनी थी, 1000 की थी। प्राइस कितनी मिली, 950 की। प्राइस क्या हो गई, लेस देन होगी फेस वैल्यू, ऐसे ही है। प्राइस कितनी है, पहले ही आपको सस्ता मिल गया। मार्केट प्राइस कितनी है, फेस वैल्यू 1000 की है, मिल कितने का है 950 का, तो कम हो गया। तो प्राइस जो थी इसकी वो तो हो गई भाई लेस देन। उसके बाद YTM 5.64 आ गया, तो बॉन्ड हो गया डिस्काउंट बॉन्ड। आप ये बोल रहे हो सर जी 5.64 आ गया, फिर भी डिस्काउंट बॉन्ड कैसे हो गया। पहली बात तो ये उसने पूछा था कि कौन सा है, डिस्काउंट बॉन्ड है, पार बॉन्ड है या फिर प्रीमियम बॉन्ड है। मुझे ये कैसे पता चला कि ये डिस्काउंट बॉन्ड है। ऊपर तो चलो मैंने बता दिया कि प्राइस कम पड़ी है, ये मैंने कैसे बताया कि डिस्काउंट बॉन्ड है। वो इसलिए कि आपको एनुअल कूपन रिटर्न कितना मिल रहा है भाई, हाँ जी, आपको कूपन वाला जो आपकी परसेंटेज थी वो कितनी थी, 5% की थी। यहां पर कितनी निकल रही है 5.64, ये इससे ऊपर है। बोली कितनी जा रही थी 5%, 10 साल बाद मिल कितनी रही है 5.64%। तो जब ये मिल रही है तो ये उससे ज्यादा मिल रही है, तो ज्यादा मिल रही है तो ये हमारे को बॉन्ड किस में मिला था, डिस्काउंट रेट पे मिला था। अब सवाल ये सर जी अगर ये प्रीमियम हो जाता तो कैसे लिखते, अगर यहां पर आ जाता 4.999 भी आ जाता, 4.8, 4.7, 4.6, 3.4, 3.6 इस तरह मिल जाता, तो दैट इज मीनिंग प्रीमियम की क्वालिटी में आ गया। अगर ये 5 पॉइंट की इक्विवेलेंट ही घूम रहा होता, क्लोज होता, तो वो पार हो जाता, जो तकरीबन सेम ही होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी। ये रहा भाई फार्मूला, यहां से लेकर के यहां तक, ये ऊपर डेटा रेंज भी देख लो, ये नीचे फार्मूले की पुटिंग देख लो, आराम से पूछा तो। अच्छा, इसमें कंफ्यूज हो गया आप बोलोगे सर जी ये क्या ऊपर वैल्यू अलग बन रही है, जब गौर से देखोगे तो समझ आएगी। ये इस 10 के नीचे ये लाइन है डिवाइड की, ये इस 10 के नीचे, ये देख लो, ये देख लो, और ये डिस्काउंट बॉन्ड का। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ना बड़ी ही कोई अहमकाना गुफ्तगू कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोल रहा है कि बाय यूजिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा एंड यूजिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा फॉर XYZ कॉर्पोरेशन 2023, calculate the interpret the current ratio, debt to equity ratio and net profit margin. Current asset 5 lakh, current liabilities 2.5 lakh, total debt 4 लाख, total equity 6 लाख, net income 1.5 लाख, revenue 10 लाख। सवाल हमसे क्या कर रहा है, सवाल हमसे यह कर रहा है कि हमारे को XYZ कॉर्पोरेशन कंपनी का एक डेटा दिया गया। शायद सारी वीडियो में मैं सामने देख ही नहीं रहा हूं, अभी मुझे याद आया। सबसे पहले हमारे को करंट रेशो निकालना है, कंपनी के पास शॉर्ट टर्म डेब्ट पे करने के लिए कितने करंट एसिड पड़े हुए हैं। वैसे अगर करंट एसिड 5 लाख के हैं तो करंट लायबिलिटीज 2.5 लाख की हैं, तो हैं पैसे हैं, 2 पॉइंट का फिगर निकल रहा है, कंपनी पॉजिटिव चल रही है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो निकालना है, यानी कि मतलब कंपनी कितना ज्यादा डेब्ट यूज कर रही है और अपने ऑन कैप, यानी कि पैसे कितने हैं और कितना पैसा उसका डाउन हुआ, भाई ये बताना है।
टोटल डेब्ट 4 लाख का है, करंट एसिड इसके पास कितने हैं, वो तो बहुत है क्योंकि रेवेन्यू बहुत ज्यादा है। अच्छा भाई, उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। हर 1% यानी हर 1% हर $1 की सेल के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, ये बात बता दो, ये पूछ रहा है भाई। आ जाओ जी, समझ नहीं आई तो 10 सेकंड पीछे स्किप करके दोबारा सुन लेना, क्योंकि मुझे बहुत नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है बार बार। ओ ये मैंने क्या कर दिया, मिस्टेक हो गई है मुझसे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, आंसर नंबर 8 के ऊपर आ जाओ। करंट एसेट कितने हैं, 5 लाख के, करंट लायबिलिटीज 2.5 लाख की, टोटल डेब्ट 4 लाख का, इक्विटी 6 लाख की, नेट इनकम 1.5 लाख की, रेवेन्यू 10 लाख का। करंट रेशो निकालना है जो सवाल के अंदर पूछा है। तो करंट रेशो का ये फार्मूला है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। मैंने लायबिलिटीज करंट कर दिया है, माय मिस्टेक। आपस में डिवाइड कर दोगे, 5 लाख के हैं भाई जिन करंट एसेट, 2.5 लाख की हैं करंट लायबिलिटीज, दोनों को डिवाइड कर दिया, 2.0 निकल आया। तो कंपनी के पास 2x एसिड है टू कवर अ शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, जो कि हमारे पास गुड लिक्विडिटी है। यानी कि अगर ये थोड़ा कम हो जाता, एक सेकंड में जरा उसका फोन छोटा कर दूं, अगर तो ये कम हो जाता, कम से मुराद ये थी अगर ये 2.0 नहीं होता, ये इससे भी नीचे आ जाता, ये वो 1 पॉइंट समथिंग पे चल रहा होता, तो मसला था कंपनी। 1 पॉइंट भी नहीं, 0 पॉइंट कुछ पे होता तो मसला था। तो कंपनी मैंने आपको बताया जेंगो चल रही है, क्योंकि पूरा 2.5 लाख रुपए कंपनी के पास पड़ा हुआ है करंट एसिड के बीच में। डेब्ट टू इक्विटी रेशो का फार्मूला देख लो, डीई यानी कि डी का मतलब डेब्ट और इक्विटी इज इक्वल टू टोटल डेब्ट इज इक्वल टू इक्विटी। टोटल डेब्ट कितना सवाल के अंदर, 4 लाख का, टोटल इक्विटी कितनी है 6 लाख की, आपस में डिवाइड करते तो 0.6 निकल आया। कंपनी का जो डेब्ट है वो लो है, जो उसकी इक्विटी है वो ज्यादा है, यानी कि लो फाइनेंशियल रिस्क है। यानी कि अगर ये यहां से थोड़ा सा बढ़ जाता तो प्रॉब्लम थी, लाइक ये 1 पॉइंट क्रॉस कर जाता ना तो कंपनी का जो फाइनेंशियल रिस्क था वो बढ़ जाता, स्टेक बढ़ जाता, लेकिन अभी लो है। यानी कि कंपनी को इतना ज्यादा पैसा रिटर्न करने की जास्ती जरूरत नहीं है अभी की अभी। मतलब यह है कि कंपनी के पास इतना पैसा है कि कंपनी अपना डेब्ट लोन ले सकती है। ठीक है, कंपनी का डेब्ट लो है, उधार बहुत कम है, इक्विटी ज्यादा है, तो लो फाइनेंशियल रिस्क है। सिंपल अल्फाजों में बात यह है, बाकी आपको जो उसका मीनिंग निकालना निकाल लेना। अच्छा, नेट प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर आ जाओ। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। नेट इनकम कितनी है सवाल में मेंशन 1.5 लाख, रेवेन्यू कितना सवाल में मेंशन 10 लाख, मल्टीप्लाई हो गया 100, तो ये कितना निकल के आ गया 15%। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी है ना, ये हम लोगों ने यहां पर क्या निकाला है, यहां पर हम लोगों ने कंपनी को निकाल करके दिया है, स्क्रॉल हो जाओ, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो उसने पूछा था हमसे। $1 की जब सेल होती है ना तो 0.15 का प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, ये रहा 15%, 0.15 का प्रॉफिट हो रहा है। सो दैट इज मीन कंपनी बिल्कुल वीआईपी चल रही है, कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। बाय द वे इसकी नीचे लाइन लिखी हुई है, हर $1 सेल पर 0.15 प्रॉफिट हो रही है, जो कि गुड प्रॉफिटेबिलिटी है। फाइनल आंसर के ऊपर आ जाओ तो करंट रेशियो चल रहा है 2.0 का, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है, डेब्ट टू इक्विटी चल रहा है 0.6 का, लो रिस्क है, इतना ज्यादा रिस्क नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर आ जाओ तो 15% का है, गुड प्रॉफिट एफिशिएंसी भी है। आगे है नहीं है जी, मैं जरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्लोज कर लूं। सो यहां पर आपकी ये जो वीडियो थी ये मुकम्मल हो गई है। आई होप सो आपको इन सारी चीजों की समझ आ गई होगी। आई होप सो कि इसके बीच में कोई भी चीज मिसिंग नहीं हुई होगी। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस सब्जेक्ट के असाइनमेंट पेपरों को भी रिकॉर्ड कर दूं तो आप बताइएगा, मैं असाइनमेंट पेपर भी रिकॉर्ड कर दूंगा। जो सिमिलर सवाल होंगे हम एज यूजुअल स्किप कर देंगे, जो न्यू सवाल होंगे वो हम करवा देंगे। पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर इसी तरीके से आता है। बाकी इसके जो कंबाइंड कोड है वो भी आपको मैं बता चुका हूं। प्लस इसके बीच में एक और बात भी है आपकी, वो ये है कि जो बाकी बुकें हैं वो बुक भी मैं एक्सप्लेन करवा चुका हूं। देयर इज लॉट्स ऑफ बुक्स ऑफ एन ओपन यूनिवर्सिटी जो ऑलरेडी रिकॉर्ड है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस सब्जेक्ट की एक बुक की ओवरव्यू वीडियो बना दूं तो मैं बना दूंगा, मुझे कमेंट में बताओगे तो। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि इसकी जरूरत है। सो बाकी सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा आप, वो आपको बहुत काम आएगा, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर इसकी आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो आप लाजमी बताइएगा, मैं वो भी बना दूंगा। और इसके अलावा अगर आपकी किसी और दूसरे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा आपके लिए। बाकी सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज।